हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आज वर्क एजुकेशन की एक और क्लास में। ये जो टॉपिक है ये क्लास 10th के लिए है, लेकिन ये आप लोगों को जो लोअर क्लासेस में बच्चे हैं उनको भी हेल्प करेगा, जिन्हें भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को पढ़ना है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आज हम लोगों का टॉपिक है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। थर्मल पावर हम लोग पहले ही इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो कौन सी कैटेगरी में आता है। तो ये जो है ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की कैटेगरी में आता है। ऐसे एनर्जी सोर्सेज जिनमें कि ना तो हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं और ना ही न्यूक्लियर फ्यूल्स का फिजन या फ्यूजन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इन दोनों में से कोई भी प्रोसेस जो है वो यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे ये जो नेक्स्ट जनरेशन जो हमारे ये सोर्सेस हैं ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ही होंगे। ठीक है, और इसके अलावा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। इसके एग्जाम्पल है सबसे पहले तो हमारा आज वाला ही टॉपिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसके अलावा विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी और बहुत सारे हैं। जियोथर्मल एनर्जी भी इसी का एक एग्जाम्पल है, टाइडल एनर्जी भी इसी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो प्रेजेंट एरा में भी इनका यूज़ जो है वो बहुत बढ़ गया है, लेकिन ये जो है ना ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होंगे ये सोर्सेज। तो इसलिए इनको हम लोग नेक्स्ट जनरेशन सोर्सेज भी कह सकते हैं। अब रीज़न क्या है कि हम लोगों ने कन्वेंशनल सोर्सेज के होते हुए हम लोगों ने नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को ढूंढना है ना, उन पर रिसर्च करना क्यों शुरू किया। एक्चुअली में रीज़न क्या है, देखिए इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि जो आपके फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं अर्थ पर वो हमारे लिमिटेड हैं। ठीक है, और अब तो वो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। देख रहे हैं ना पेट्रोल के प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं। तो पेट्रोलियम के जो रिज़र्व्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ख़त्म होने से पहले, इन सोर्सेज के पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट होने से पहले हमें ऑल्टरनेटिव तो तैयार रखना पड़ेगा ना। तो ये वही ऑल्टरनेटिव की तलाश है। ठीक है, तो जो इसके अलावा और दूसरा रीज़न कि एक तो भाई ये एग्जॉस्ट होने वाले हैं, दूसरा रीज़न कि आपके फॉसिल फ्यूल से तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है कोल को जलाने से, है ना। और दूसरा जब आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तरफ जाते हैं तो फिजन ही यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। फिजन फ्यूजन करने से क्या होता है, उससे तो बहुत ही ज़्यादा हमारी जो बायोलॉजिकल कंडीशंस है ना वो ही डिग्रेड हो जाती हैं। उसके तो इम्पैक्ट और भी ज़्यादा डेंजरस है, ख़राब है। ठीक है, तो इन दो कारणों से हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे हमारे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज की तरफ। अब आ जाते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं। फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी, उसमें होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर चल रही है, मोशन में है, तो उसमें होती है काइनेटिक एनर्जी। अब जो फ्लोइंग वाटर की काइनेटिक एनर्जी है उसको यूज़ करते हैं हम लोग किस लिए, टरबाइन। टरबाइन क्या होता है, एक पंखे जैसा एक स्ट्रक्चर। ठीक है, टरबाइन को घुमाने में। और पहले क्या करते थे, यहाँ पे तो ये बताया अभी कि हमारे जो एंसेंटर्स थे ना वो क्या करते थे। ठीक है, देखो वो उन लोगों ने तो यूज़ किया था इसको अपना आटा पीसने के लिए। वीट, गेहूं को ग्राइंड करके आटा बना लेते थे वो लोग, है ना। तो बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के, बिना साइंस के भी हमारे जो एंसेंटर्स थे दे वर सो जीनियस कि इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं बनाई उन्होंने, लेकिन हाँ उन्होंने पानी से व्हील्स को, टरबाइंस को घुमा के क्या करा, चक्की बना ली भाई, आटा पीसना शुरू कर दिया। ठीक है, और इसके बाद में इस पर जब रिसर्चेस हुई तो एडवांसमेंट्स हुई, तो हमारे साइंटिस्ट ने उसमें ज़्यादा चेंज नहीं करने पड़े उनको, और क्या बना दिया इसके बाद, इससे इलेक्ट्रिसिटी बनानी शुरू कर दी। ठीक है, अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है, कोई भी एक ऐसा पावर प्लांट जहाँ पर कि पानी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, जहाँ पर कि बहते हुए पानी को यूज़ करके टरबाइन घुमा रहे हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, वो कहलाता है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। और जो एनर्जी जनरेट होती है ना फ्लोइंग वाटर की, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है फ्लोइंग वाटर की एनर्जी से, है ना, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ऑल्दो हमारे घर में कौन सी आ रही है हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हमारे घर पहुंचने से पहले तो ये बहुत लंबा सफ़र तय करती है। ठीक है,
अब इसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एक्सप्लेन करते हैं। जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के, देखिए सबसे पहले डैम, और यही एक जिसे कहते हैं ना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग भी यही होता है, डैम। ठीक है ना, चैलेंजिंग क्यों, डैम बनाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है उसके लिए। ठीक है, फिर इसके बाद उसका नेक्स्ट पार्ट है वाटर रिजर्वॉयर। डैम बनेगा तो पानी का फ्लो रुक जाएगा। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा एरिया में आपने पहले डैम बनाया, फिर आपको एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए किस लिए, पानी का रिजर्वॉयर बनने के लिए, पानी ठहरेगा ना वहाँ पे, इकट्ठा रहेगा। ठीक है, इसके बाद स्लाइडिंग गेट्स, ये जो गेट्स होते हैं ये आपकी डैम की 50% हाइट पे लगे हुए होते हैं स्लाइडिंग गेट्स। ठीक है, ये आगे टरबाइन तक पानी का फ्लो कब कराना है, कब उसको रोकना है, इसको कंट्रोल करने के लिए होते हैं। इसके बाद पेन स्ट्रोक पाइप्स, जब आपने स्लाइडिंग गेट्स ओपन किए ना तो पेन स्ट्रोक पाइप्स के थ्रू ये जो पानी है ये पहुंचता है बच्चों टरबाइन तक। ठीक है, पेन स्ट्रोक पाइप स्पेशलाइज्ड पाइप है, नहीं तो पानी का प्रेशर फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्मल पाइप यूज़ करेंगे तो फट जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेशलाइज्ड पाइप्स होते हैं, उतने हाई प्रेशर को ये बेयर कर सकते हैं, और पानी जो है एकदम पॉइंटेड फॉर्म में कहाँ पहुँचता है, टरबाइन के ब्लेड्स तक। ठीक है, इसके बाद टरबाइन एक फ़ैन जैसा आकृति, एक फ़ैन जैसी शेप, जिसकी की स्पेशलिटी क्या है कि उसके साथ मैं जनरेटर की शाफ्ट को कपल कर सकती हूँ। तो फ़ैन, ये जो टरबाइन है ये घूमेगा, तो इसके साथ में मेरा जनरेटर की शाफ्ट भी घूम जाएगी। और लास्ट पार्ट है इसका जनरेटर, जहाँ पर कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। ठीक है, और जनरेटर के बाद फिर ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये ट्रांसमिशन लाइन से होते हुए अलग अलग शहरों को सप्लाई कर दी जाती है। ये है इसका डायग्राम, देखिए ये बनाया डैम, हाई राइज डैम्स होते हैं, ये बहुत हाइट पे बने हुए होते हैं नॉर्मली जहाँ नदियाँ होती हैं ना उसके आसपास। ठीक है, नदी और पहाड़ दोनों ही होने चाहिए डैम बनाने के लिए। तो ये डैम हो गया। इसके बाद ये इसका जो इनटेक लिखा है ना ये होते हैं स्लाइडिंग गेट्स। ये पेन स्ट्रोक पाइप से होते हुए पानी कहाँ पहुँच गया, टरबाइन तक। ठीक है, टरबाइन घूमा, जनरेटर की शाफ्ट घूमी, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब इसके बाद टरबाइन से निकल के जो पानी है, पानी का काम था घुमाना, घुमा दिया उसने, अब उसका प्रेशर भी कम हो गया। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको फर्दर आगे नॉर्मल नदी के फ्लो में इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर ये पानी नदी में जाकर के बहने लगता है। अब इसके बाद इसकी वर्किंग देखिए, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हाई राइज डैम्स, मतलब बहुत हाइट पे बने हुए होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट वहीं पर लगता है जहाँ पर कि नदी भी होगी और पहाड़ भी होंगे। ठीक है, तभी हमें काइनेटिक एनर्जी मिल पाएगी ना, ऊंचाई से जब पानी नीचे आएगा। ठीक है ना, तो जो इसकी डैम बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हिली टेरेन भी होना चाहिए और साथ में रिवर भी होनी चाहिए। तो ये जो डैम्स होते हैं इनका काम क्या होता है, पानी के फ्लो को रोकना। ठीक है, और इसकी वजह से एक लार्ज बड़ी सी झील कह लीजिए या रिजर्वायर जो हम बात कर रहे थे, डैम के साइड में पानी रोक दिया आपने तो क्या होगा, पानी जो है वो इकट्ठा होता जाएगा, है ना, और उसका जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि आपने एक बहुत बड़ा कंटेनर सोच लिया। ठीक है, एक बहुत बड़ा कंटेनर है, उसमें पानी इकट्ठा होता जाएगा क्योंकि आपने उसको आगे जाने से रोक दिया है। ठीक है, अब जितना जितना पानी उसमें भरता जाएगा उसका लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा, राइज होता जाएगा, है ना। और इस तरीके से क्या हुआ कि पानी फ्लो होके आ रहा था, रिजर्वायर पे आके ठहर गया, फ्लो होके जब आ रहा था उसमें थी काइनेटिक एनर्जी, अब वो ठहर गया है, अब उसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो स्लाइडिंग गेट्स होते हैं जनरली आपके डैम की आधी हाइट पे लगे हुए होते हैं। ठीक है, और इनको ओपन करते हैं हम लोग, मैं डायग्राम पे आती हूँ एक बार फिर से। देखिए अभी ये बंद है ना, जब इन गेट्स को ओपन किया जाता है, यहाँ एक ही दिख रहा है, बहुत सारे गेट्स होते हैं क्योंकि पानी के फ्लो को रोकना आसान नहीं है ना, तो इसके लिए तो काफ़ी हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। तो अगर इस गेट को ओपन करते हैं, स्लाइडिंग गेट है ये, ऊपर या नीचे होता है ये, जब मुझे ओपन करना होता है तो इन गेट्स को हम ओपन करते हैं, स्लाइड कर देते हैं तो पानी को रास्ता मिल जाता है। ठीक है, इन गेट्स के बाद लगे हुए हैं ये पेन स्ट्रोक पाइप्स, पानी को रास्ता मिल गया। अब इसके बाद पानी जो है वो पहुंच जाता है हमारे टरबाइन तक। तो वही यहाँ पर बोला है
कि जो हाई प्रेशर जेट है फास्ट फ्लोइंग वाटर का, वो टरबाइन के ब्लेड्स को फिर पुश करता है फर्दर, है ना। और विद ये डबल ए कैसे आ गया, लेट मी करेक्ट दिस। तो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ तो टरबाइन जो है वो बहुत स्पीडीली घूमता है, ठीक है, बहुत रैपिडली। जितनी हाई स्पीड होगी, जो एक्चुअली टरबाइन के घूमने की जो स्पीड होगी ना, फ्रीक्वेंसी मेरी उसी पे डिपेंड करेगी। और आपको तो पता ही है फ्रीक्वेंसी कितनी हाई होती है एसी की ना, 50 हर्ट्ज, यानी कि 1 सेकेंड में 50 टाइम्स जो है ना मेरा टरबाइन वो घूमना है, ठीक है। तभी मुझे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ओके है, तभी मुझे वो मिल पाएगी। तो इसलिए बहुत हाई प्रेशर, बहुत हाई स्पीड के साथ इसको मुझे टरबाइन को जो है ना वो रोटेट करवाना, ये मेरा एम होता है। क्योंकि टरबाइन अगर रोटेट करेगा तो उसी स्पीड से मेरे जनरेटर की शाफ्ट रोटेट करेगी, ठीक है। और जनरेटर की शाफ्ट रोटेट करेगी। जनरेटर की शाफ्ट क्या है, मूविंग कंडक्टर है, और जनरेटर के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट्स लगे हुए हैं। तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो जनरेट हो जाएगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी जो आपकी शाफ्ट के घूमने की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है उसका काम है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है। पानी जो है वो डैम से देखिएगा टरबाइन को घुमा लिया, ठीक है। अब इसके बाद ये पानी का प्रेशर कम हो गया, थक गया ये भी, है ना। इसकी जो स्पीड थी, इसकी जो एनर्जी है वो सारी टरबाइंस को घुमाने में निकल गई। अब ये बहुत थक गया, तो अब क्या करते हैं, इसको ट्रेल वाटर पाइप्स की हेल्प से आगे नदी में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद ये नदी के पानी में ही शामिल हो जाता है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है और ये एवर लास्टिंग है। लेकिन हाँ, जब रिजर्वायर का जितना पानी हम लोग यूज़ करते जाते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो क्या होता है कि रिजर्वायर का जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है। तो अब ये वापस कैसे भरेगा, जब नेक्स्ट टाइम फिर से रेन्स आएंगी तो ये फिर से भर जाएगा। एक और तरीका है वैसे, लेकिन उसमें ना खर्चा बहुत ज़्यादा है। एक और तरीका क्या हो सकता है कि हम लोग ये जो ट्रेल वाटर है ना, इसी को ही रीडायरेक्ट कर दें अपने रिजर्वायर में, ठीक है। लेकिन अगेन ये बहुत एक्सपेंसिव होगा और इतनी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि रेन्स तो हिली एरियाज़ में अक्सर बारिशें तो होती ही रहती हैं, है ना। तो वहाँ पर पानी की ऐसी कमी नहीं है, तो इसलिए ये वाला स्टेप हम लोग छोड़ देते हैं वहाँ पर। अब इसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के। किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं होता इसमें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। फ्लोइंग वाटर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, कभी ख़त्म नहीं होगा, और हमने उसको अपनी समझदारी से ना यूज़ कर लिया इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डैम्स। इसके बाद जो कंस्ट्रक्शन होती है डैम्स की और रिवर्स की, उनमें खाली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का ही काम नहीं करती हैं वो, बाढ़ आने से बचाती हैं, क्योंकि पानी के फ्लो को रोक देती है ना, बाढ़ आने से बचाती हैं। और इसके अलावा इरिगेशन, सिंचाई, खेती भी तो होती है ना उस तरफ, तो इरिगेशन में भी बहुत हेल्प करती है। अब इसके बाद आता है इसके डिसएडवांटेजेस। भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज यही है कि डैम्स जो हैं वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ प्लेसेस पे ही बनाए जा सकते हैं, तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इसके अलावा बहुत सारी ज़मीन है ना, क्योंकि बहुत सारी ज़मीन हमें चाहिए डैम बनाने के लिए, फिर बहुत सारी ज़मीन हमें चाहिए रिजर्वायर्स बनाने के लिए, तो बहुत सारा जो ज़मीन का हिस्सा है गाँव में वो इन्हीं सब में खर्च हो जाता है, ठीक है, पानी के नीचे दब जाता है। पानी के नीचे दब गया तो पानी के नीचे की जो वेजिटेशन थी वो भी सब बर्बाद हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा उस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी वहाँ से जाना पड़ता है छोड़कर, है ना। और अंडर वाटर फिशेस, जो पानी की जो मछलियाँ हैं, मछली पालन तो बहुत जगह रोज़गार का साधन होता है ना। लेकिन क्या होता है कि पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से जो मछलियाँ हैं ना उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, क्योंकि वेजिटेशन तो वैसे ही ख़त्म हो गई, ठीक है। तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, तो फिशेस का जो प्रोडक्शन है ना वो भी कम हो जाता है। तो ये कुछ है इसके डिसएडवांटेजेस। अदरवाइज़ ये बहुत ही साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन जो तरीका है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का वो है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़े जो आपके हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं हमारे देश में वो कहाँ कहाँ हैं और उनकी कैपेसिटी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्थान है इस लिस्ट में वो है टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स। इसकी देखिए जनरेशन कैपेसिटी कितनी है, 2400 मेगावाट्स का है ये,
और ये लिस्ट में सबसे ऊपर है क्योंकि इसकी कैपेसिटी हाईएस्ट है। ठीक है, ये हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है हमारी कंट्री का, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है ये। और ये भागीरथी और भिलन गंगा रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे वहाँ पर ये बनाया गया है। ठीक है, और टेहरी जो शहर है उसके पास में है ये जो डैम है, जो ये पूरा का पूरा पावर प्लांट है। और ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट नहीं करता है, हमने इसके एडवांटेजेस में भी देखा था कि ये पर्टिकुलरली ये वाला जो है ना हमारा पावर प्लांट सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट नहीं करता है, इसके अलावा ये वाटर सप्लाई भी करता है भाई नॉर्दर्न इंडिया के बहुत सारे शहरों को। हमारी दिल्ली में भी यहीं से पीने का पानी आता है। ठीक है, और इसके अलावा सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए इसका यूज़ होता है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो देखिए 1000 मेगावाट प्लस 1000 मेगावाट जो कि पम्प्ड स्टोरेज से भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बता दिया ये हमने कि इरिगेशन के लिए और म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई टेहरी में भी आता है, लेकिन ये इतना बड़ा, इतना विशाल है ना कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तरी एरियाज़ में, उत्तरी भारत के बहुत सारे राज्यों में यहाँ से पानी सप्लाई किया जाता है। तो ये एक मल्टीपर्पज़ योजना है हमारे देश की। इसके बाद है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1960 मेगावाट्स। मेगावाट समझ सकते हैं ना कितना ज़्यादा होता है, हम लोग तो अपने घरों में वॉट्स ही देखते हैं, मेगावाट कितना होता है 10⁻⁶ वॉट्स। ठीक है, तो 1960 वॉट्स ये सेकंड हाईएस्ट, सेकंड सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट है हमारे देश का, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। और ये महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि कोयना रिवर पर, क्योंकि ये जो डैम है ये बना हुआ है इसलिए इसका नाम ही है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो कोयना क्या है, रिवर का नाम है जिस पर कि डैम बना है। ये सेकेंड लार्जेस्ट कंप्लीटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, इसकी कैपेसिटी 1960 मेगावाट्स है। और ये जो डैम है, अब ये देखें, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज में है तो इसमें जो भी जनरेटर्स हैं ना, जो भी टर्बाइंस हैं पावर प्लांट के, जो भी ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं वो कहाँ इंस्टॉल करने पड़े, क्योंकि हर जगह पहाड़ है, खाली जगह है ही नहीं, तो वो माउंटेन्स के अंदर इंस्टॉल किए गए हैं। तो समझ सकते हैं उसमें कितना ज़्यादा एक्सकेवेशन, खुदाई का काम रहा होगा, है ना। ड्रिलिंग करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जो कि पहाड़ों को ड्रिल कर देती हैं। ठीक है, तो वो सारा भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इसमें यूज़ हुआ है ना। इसके बाद आया हमारा थर्ड वन इज़ श्री साइलम डैम। इसकी कैपेसिटी है 1670 मेगावाट्स। और ये जो डैम है ये कृष्णा रिवर पे लोकेटेड है, नल्लामला हिल्स नियर श्री साइलम टेम्पल। ये किसी मंदिर का भी नाम है, आई थिंक साउथ में होगा ये, विच फॉल्स अंडर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कुरनूल एंड महबूब नगर। ठीक है, गूगल करके देख लेना कि ये पर्टिकुलरली कौन सी जगह पे है। तो इसकी जो लेंथ है, इस प्रॉपर इसकी जो डैम है उसकी लेंथ है वो 512 मीटर्स है, 145 मीटर्स इसकी हाइट है। और इसमें जो गेट्स लगे हुए हैं ना, वो जिनको स्लाइडिंग गेट्स बोला जाता है, वो इसमें 12 लगे हैं। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि एक दो गेट से तो काम चलेगा नहीं, पानी को रोकना बहुत मुश्किल है। तो देखिए ये श्री साइलम में पर्टिकुलरली 12 गेट्स लगे हुए हैं। और ये जो है ये थर्ड लार्जेस्ट वर्किंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। इसका जो रिजर्वॉयर है वो देखिए कितना बड़ा है, 616 स्क्वायर किलोमीटर्स। तभी तो बोलते हैं बहुत ज़्यादा इनको एरिया, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट्स को। इसके बाद आया नाथपा झाकरी डैम। इसकी कैपेसिटी है 1530 मेगावाट्स। ठीक है, और ये कंक्रीट ग्रेविटी का डैम है, कंक्रीट को यूज़ करके इसे बनाया गया है। इसकी लेंथ जो है वो 185 मीटर्स है और इसकी हाइट जो है वो 67 मीटर्स है। ठीक है, और ये सतलुज रिवर पर किन्नौर ज़िले में बनाया गया है, नाथपा गांव में ये है। ठीक है, सतलुज जल विद्युत निगम जो है वो इसको ओन कर रही है। अभी ये गवर्नमेंट के हाथों में नहीं है पूरे तरीके से। और ये जो डैम है इसमें 6 टरबाइंस लगे हुए हैं 250 मेगावाट्स की।
ओके, ये जो है ये 1993 में स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट हो गया था 2004 में, ठीक है। और इस तरीके से ये सबसे बड़ा अंडर वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ये। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सरदार सरोवर डैम पर। ये इसकी कैपेसिटी है 1450 मेगावाट्स और ये भी कंक्रीट ग्रेविटी डैम है, यानी कि अंडर वाटर ही है ये भी। ये नर्मदा रिवर पे बना हुआ है नियर नवागाम इन द स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है। द लार्जेस्ट डैम ऑफ द नर्मदा वैली प्रोजेक्ट सरदार सरोवर डैम, ये जो है पानी और इलेक्ट्रिसिटी 4 स्टेट्स को सप्लाई करता है, अपने आसपास के 4 स्टेट्स को। किन किन को? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद ये जो डैम है ये सेकेंड लार्जेस्ट कंक्रीट डैम्स में काउंट होता है। यूएस में है जो फर्स्ट लार्जेस्ट है, इट इज़ इन यूएस, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन इट्स कंस्ट्रक्शन। इसके बाद इसकी जो लेंथ है वो है 1210 मीटर्स और इसकी हाइट जो है वो 138 मीटर्स है और इसमें 6 टर्बाइन्स 200 मेगावाट्स के लगे हुए हैं, ठीक है। इसकी स्पेसिफिकेशंस भी देख ली हमने कुछ। इसके बाद आपके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू हाइड्रो पावर प्लांट्स। डैम्स जो होते हैं वो हाइट्स पे बनाए जाते हैं जिससे कि पानी के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट किया जा सके, उसको रोका जा सके। जो स्टोर्ड वाटर होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, समझ गए हैं ये हम लोग। इसके बाद वाटर स्टोर्ड इन हाइट्स। अब क्या होता है कि पानी को पहले स्टोर किया, लेकिन जब मुझे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो पानी हमने स्टोर किया हुआ है उसको हम अलाउ करते हैं कि वो लो लेवल्स पे आके फ्लो करे। कैसे अलाउ करते हैं? स्लाइडिंग गेट्स को ओपन करके, है ना, और पेन स्ट्रोक पाइप्स के थ्रू उसको फ्लो करवा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो फिर से किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में, है ना। और इससे फिर वो टरबाइन्स को रोटेट करवाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। टरबाइन घूमा और जनरेटर की शाफ्ट घूमी तो ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी है इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो पानी की पोटेंशियल एनर्जी है जिसको कि एलिवेटेड हाइट्स पे स्टोर किया गया है विद द हेल्प ऑफ डैम्स, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी में और फिर इसके बाद उसको वापस से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो हाइड्रो मतलब रिलेटेड टू वाटर, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब पानी को यूज़ करके क्या बना दिया? इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है ये रिन्यूएबल सोर्स है क्योंकि रेनफॉल जो है वो हमेशा होता रहता है, स्पेसिफिकली हिली एरियाज में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया इज जनरेटेड बाय दिस मेथड सिंस देयर आर नॉट मैनी नेचुरल वाटरफॉल्स। तो इसलिए वाटरफॉल्स नेचुरल तो हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है, और अगर मिलते भी हैं तो वो इतने कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, है ना। तो इसलिए डैम्स बनाए जाते हैं पानी को स्टोर करने के लिए हाइट्स पे और फिर इसके बाद उनको नीचे लाया जाता है विद द हेल्प ऑफ पेन स्ट्रोक पाइप्स एंड स्लाइडिंग गेट्स, है ना। तो इस तरीके से अच्छा, अगर नेचुरल वाले अगर वाटरफॉल्स यूज़ करें तो सोचें उसके कितने डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। आपने एक डैम का खर्च तो बचा लिया, लेकिन क्या हुआ उसमें? आप लोगों ने पूरा वो टरबाइन जनरेटर उसका सेटअप तो लगाया है ना, है ना। तो अगर बारिशें नहीं हुई, अगर पानी का प्रेशर कम हुआ तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रॉपरली जनरेट नहीं होगी, तो हमारा आधा इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब नेचुरल कैलामिटीज़ से बचने के लिए कि नेचुरली कोई प्रॉब्लम ना आए, हम लोग आर्टिफिशियल डैम्स बना लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये थी आज की क्लास, कैसी लगी आप लोगों को? अगर यूज़फुल लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, कोई चीज़ समझ में ना भी आई हो तो भी कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए सेशन में। नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए।